मैं आपका कहमत न्यूज एनएसओ इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश आज दो परेशानियों के साथ गुजर रहा है। पहला जो है वो कोरोना वायरस से, महामारी से, और दूसरा किसान के आंदोलन को लेकर। दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। एक बेंगलोर से स्वराज इंडिया के महासचिव केपी सिंह जी, और दूसरे मध्य प्रदेश से अरशद मंसूरी साहब। तो चलिए, सबसे पहले सवाल हम करते हैं किसानों की मांगों को लेकर। के केपी जी, हम आपके पास आना चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि किसानों की मांग क्या है और ये प्रोटेस्ट किस तरह से कर रहे हैं, क्या मांगे हैं इनकी? अगर आपको याद हो तो भीषण महामारी के बीच जून में ये सरकार अध्यादेश ले आई 3, और फिर उसको 3 महीने बाद कानून में तब्दील कर दिया, कृषि के बारे में जो कानून है। तो किसान इन्हीं तीनों कानूनों को लेके परेशान हैं, और उनके हिसाब से, किसानों के हिसाब से, ये तीनों ही कानून उनके लिए बहुत तकलीफ देह होने वाले हैं, पूरे कृषि क्षेत्र के लिए बहुत तकलीफ देह होने वाले हैं। और जो किसानों की हालत आज है, जो ऑलरेडी बहुत मुश्किल में है। हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में 3 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, बहुत दुखद है। तो इनके बाद उनके हिसाब से उनकी हालत और भी बदतर होने वाली है। तो ये जो है, किसान ये चाहते हैं कि सरकार इन कानूनों को वापस ले, क्योंकि उनके हिसाब से ये कानून उनके हित में बिल्कुल भी नहीं है। उनसे उनकी इस तरह की कोई मांग कभी नहीं रही है किसान की, और इनको उनके ऊपर ये जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। किसानों की बहुत सारी मांगे रही हैं। हम लोग स्वराज अभियान और जय किसान आंदोलन की तरफ से पिछले 5 साल से इसमें आंदोलन कर रहे हैं। हमने कॉम्प्रिहेंसिव उनको मांगों की लिस्ट दी है। ये भी बताया है कि कृषि को समग्र रूप से अगर आपको एड्रेस करना है यहाँ की समस्याओं को, तो आप कैसे, समाधान क्या है, वो भी उनको सुझाया हुआ है। वो 2 बिल संसद में पड़े हुए हैं। उसके अलावा आप जानते हैं, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 2008 में आई, आज 12 साल हो गई, वो धूल खा रही है। उसके ऊपर कभी बुला के एक सेशन तक नहीं कराया कि उसको डिस्कस करें कि उसमें क्या है, क्या लागू करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी 2014 में कैंपेन करते टाइम प्रॉमिस करते थे, हर जगह जाके इस तरह का वादा करते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो उसको स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे, उनके फार्मूले के ऊपर हम उनको एमएसपी देंगे, और वो उन सारी चीजों से मुकर गए। तो किसानों की ये मांग है कि भाई ये तीनों कानून उनके हित में बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट बहुत उनके हिसाब से ये डिजास्टर है कृषि क्षेत्र के लिए और उनके भविष्य के लिए, और वो बोल रहे हैं कि इनको आप वापस लें। दूसरा सवाल हमारा है अरशद जी आपसे कि एमएसपी क्या है, इसको लागू करने से कितना फायदा किसानों को है और इसको निकालने से बिल से कितना नुकसान किसानों को है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये आंदोलन जो है ना, एमएसपी को बिल में जोड़ने या निकालने को लेकर चल नहीं रहा है। आंदोलन की सबसे पहली मांग जो है, अब तक आज 5वें दौर की बात थी किसानों और सरकार के बीच में। किसानों का आंदोलन शायद से मेरा मानना है कि दूसरे बार खत्म हो जाता, अगरचे किसान अपनी सिर्फ एक मांग लेकर वहां पहुंचे होते कि हमें एमएसपी की गारंटी दीजिए। अब आप एमएसपी जानना चाहते हैं तो हिंदी भाषा केंद्र से कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर जिस तरीके से केपी सिंह ने अभी उल्लेख किया है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर अगर सरकार वाकई चर्चा करती है और मानने को राजी है, तो स्वामीनाथन आयोग की एक बहुत बड़ा पॉइंट है उस रिपोर्ट का, एक किसान को उसकी लागत, उसकी मेहनत से आधा गुना ज्यादा मुनाफा मिलना चाहिए। यानी जो उसने दिया है उसके अंदर 50% उसको मुनाफे के तौर पे मिलना चाहिए। एमएसपी अभी तक के जो जिन राज्यों में लागू है, खासकर मध्य प्रदेश है, पंजाब है, ये इलाके अभी थोड़े तरीके से अगर आप और हम मानेंगे तो ये बचे हुए हैं। आप बिहार की हालत देखिए, दूसरे राज्यों के अंदर जो आपका मक्का होता है, जिसे हम बहुत सारे लोग भुट्टा भी कह के पुकारते हैं, उसकी एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस
1860 रुपए। और बिहार चुनाव से ठीक पहले किसानों ने अपना मक्का 776 रुपए कुछ क्विंटल में बेचा है। तो एमएसपी ना होने की स्थिति के अंदर ये हाल होता है कि उद्योगपति तो अलग तरीके से हो जाते हैं, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं, मुनीम हैं, या फिर बीजवान जो कह सकते हैं आप, जिन्हें मालवी भाषा के अंदर बनिया कह के पुकारा जाता है, वो लोग उसको खरीद लेंगे 700 रुपए के भाव में, और उसके बाद जब किसी और राज्य के अंदर एक्सपोर्ट का समय आएगा तो वो 1860 रुपए में मध्य प्रदेश आके बिकेगा। क्योंकि मीडिएटर्स बहुत सारे होते हैं, सरकार के पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। परसों हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने ये कहा एक खुले मंच से कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर से कोई बाहर से आकर धान बेचेगा तो हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक तरफ उन्हीं की पार्टी से चुने गए प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम एक राज्य एक देश एक मंडी का कानून ला रहे हैं, कोई भी व्यक्ति कोई भी किसान दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी में जाके अपना अनाज बेचे। ये स्थिति नहीं है। किसानों की मांग एमएसपी को लेकर अलग हो सकती है, लेकिन ये आंदोलन जो है तीनों बिल को रद्द करने के लिए चल रहा है। एमएसपी अगर से आप समझेंगे तो इतनी सी बात है कि आप उसे उसकी लागत का पैसा दे रहे हैं, उसको मुनाफा ज्यादा नहीं दे रहे। बिल्कुल। तीसरा सवाल हमारा ये है केपी जी आपसे कि कई किसान जो है वो एमएसपी को बिल में ऐड करने के लिए लिखत के लिए कह रहे हैं, तो ये सरकार क्यों नहीं लिखत में देना चाहती है? अगर आप देखिए तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना। इसका मतलब ये है कि किसान को जिंदा रहने के लिए कम से कम उस इतना तो दो ही उसको, ताकि उसका भी घर चलता रहे। पर हम सबको पता है, जैसे अरशद भाई बता रहे हैं कि 1800 वाली चीज को किसान को 700 में बेचना पड़ता है, आधे से कम भी उसको मिल रहा है। मतलब मिनिमम 1800 का, अगर 1800 पे बिकता तो उसका घर चल जाता, और वो आधे पे बेच रहा है, पौने पौने पे, तो इसलिए वो कर्ज में जाता रहता है लगातार। अब अभी तक थोड़े किसानों को, जैसे मध्य प्रदेश में गेहूं के किसानों को मिल जाता है थोड़ा एमएसपी, पंजाब में गेहूं और चावल धान दोनों को मिल जाता है। कहीं कहीं योगेंद्र यादव बहुत संघर्ष करते हैं तो हरियाणा में बाजरे का थोड़ा मूल्य मिल जाता है तो वैसे 23 फसलें जो एमएसपी के अंदर हैं, लेकिन मिलता बहुत कम है। तो किसान की जो प्रधानमंत्री जी ने, जिसको खुद 2011 में अपने चीफ मिनिस्टर होते हुए ये रिकमेंडेशन की थी, चिट्ठी लिखी थी उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कि आप एमएसपी को कानून बनाइए, उसी चीज को आज किसान उनको याद दिला रहा है कि आप जब एक प्रदेश में थे और अपने लोगों से जुड़े हुए थे, अपने किसानों से जुड़े हुए थे, तो आप वो रिकमेंडेशन दे रहे थे कि भाई हाँ एमएसपी को लिखित कानून बनना चाहिए। आज जब आप प्रधानमंत्री बन गए हैं तो उसको ऑनर नहीं कर रहे हैं। तो लिखित कानून बन जाएगा तो उससे एक चीज ये होती है कि किसान ये कभी भी बेचने से पहले किसी को बोलेगा कि भाई देखो ये मिनिमम प्राइस है यार, इससे कम में तो मुझे मत, ये तो गला दबा रहे हो मेरा, अगर इससे कम में बेचने के लिए मेरा घर कैसे चलेगा। तो कानून बन जाएगा तो थोड़ा सा व्यापारी को भी डर रहता है कि भाई मैं उससे खरीदूंगा और कहीं मैंने बिल दे दिया 700 रुपए का, तो वो कोर्ट में जा सकता है, बोलेगा भाई ये तो लूट रहे हैं हमको। तो किसान चाहता है कि उसको कुछ तो प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि वो सबसे कमजोर तबका है। किसान, उसके पास कोर्ट में जाने का, लड़ने का, या तमाम तरीके की मंडियों में दूर दूर जाने का ये होता नहीं, उसके पास साधन नहीं होता। मंडियां ज्यादा है नहीं, बहुत दूर दूर होती हैं। मैं उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में रहता हूँ, मेरे घर से मेरी मंडी 27 किलोमीटर दूर है। अब आप बताइए कि एक छोटे से किसान के पास क्या साधन है, उसके पास साइकिल होती है, किसी के पास ज्यादा हो गया तो मोटरसाइकिल होती है, और क्या लेके जाएगा वो, और क्या लेके जाएगा वो, किस तरह से, किस साधन से। अब वो ट्रैक्टर अगर करेगा थोड़ी सी फसल के लिए तो पता लगा फसल से ज्यादा तो ट्रैक्टर का किराया लग जाएगा, तो ट्रैक्टर का किराया देना पड़ जाएगा, तो ढुलाई देना पड़ जाएगा, तो उसको कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए वो चाहता है कि भाई एमएसपी की गारंटी हो, लिख के हो, ताकि उसको एक फ्लोर प्राइस हर चीज का डिसाइड हो जाए कि अगर
धान 1800 में है तो लोग मेंटली अपने प्रिपेयर करके चलें कि भाई 1800 में हमें खरीदना है, हम किसान को दबाएंगे नहीं कि तुम हमें 1100 में दे दो, तुम 1000 में दे दो। तो और सरकार आनाकानी इसलिए कर रही है कि वो जिन उद्योगपतियों को ले आना चाहती है वो उद्योगपति यहाँ कोई खैरात के लिए तो आ नहीं रहे, उनको तो लूटना है, वो लूटते रहे हैं। हमने दूसरे सेक्टर्स में देखा है, कोई शिक्षा में आ गया है, कोई स्वास्थ्य में आ गया है, तो कोरोना काल में कोई 25 लाख रुपए का बिल दे रहा था, कोई अपने आईसीयू की एक दिन की 1.25 लाख रुपए कीमत। तो ये जो उद्योगपति है प्राइवेट सेक्टर का, वो जिस भी सेक्टर में जाता है उससे मैक्सिमम मुनाफा कमाने की कोशिश करता है, तो वो यहाँ किसान को और भी दबाएगा अगर कोई एमएसपी की गारंटी नहीं होगी तो। वो उसके पास बहुत बड़ी ताकत होती है, वो एक साथ जो है बोलेगा अच्छा तुम नहीं खरीद रहे हो, हम कहीं और से खरीद रहे हैं, और वो खरीद के सस्ते में भंडारण कर लेगा। आप देखें तो कानून ये बोलता है कि अब वो जितनी मर्जी उतना खरीद के भंडारण कर ले, तो वो सस्ते में खरीद लेगा, खरीद के 2 महीने रोक लेगा और रोक के फिर दुगने तिगने दाम में बेचेगा। तो किसान भी मरा, जमाखोरी का कानून भी खत्म हो गया है जी, तो जमाखोरी का किसान कानून भी भी मरा, खत्म कर चुके हैं लोग। जमाखोरी का भी कानून खत्म हो गया, तो किसान भी मरेगा और एंड कस्टमर भी मरेगा, क्योंकि दोनों को ही इसमें ये नहीं फायदा नहीं होगा। सर अगला सवाल भी आपसे ही है कि किसान जब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको कुछ चैनलों ने जो है खालिस्तानी भी कहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? हम सारे लोगों को अभी सीए भूला नहीं है, उस आंदोलन में जितने लोग शामिल हुए उनको कितनी तरह की बातें उनको बोली गई। ये भी बोला गया बाद में कि फंडिंग तो पता नहीं कहाँ से आ रही, विदेशों से आ रही है, गल्फ से आ रही है, तो ये तो बिरयानी खा रहे हैं जी, बिरयानी खा रहे हैं और पता नहीं 500 रुपए लेके बैठे हुए हैं लोग, क्या क्या मतलब इस तरह की अभद्रता करते हैं, और इनका इरादा ये होता है कि भाई आंदोलनकारियों को बदनाम करो, उनको डिस्क्रेडिट करो। बिल्कुल ये बहुत बुरे खेल हैं, बहुत असंवेदनशीलता दिखाई देती है, और सरकारें ये जो इनको शह देती हैं। नहीं तो चैनल जो है, चैनल का बड़ा एंकर बैठ के 9 बजे इस तरह की जब बातें करता है तो वो अपने मन से नहीं करता, उसको ये स्क्रिप्ट दी जाती है, इसको पढ़ो आप। तो ये कोशिश करते हैं कि डिस्क्रेडिट किया जाए, जिस भी तरह से आंदोलन को तोड़ा जाए। इन्होंने कोशिश भी बहुत की, अलग अलग गुटों को बुलाने की कोशिश की, फिर उन्होंने कहा ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, अकेले पंजाब के किसानों को बुलाओ। लेकिन किसानी की समस्या जो है वो अकेले पंजाब की समस्या नहीं है। आप आंकड़ा देखें तो महाराष्ट्र में बहुत सुसाइड्स हुए हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का जो उत्तरी इलाका है, बहुत सारे राज्यों में, और पंजाब में भी सुसाइड होते रहे, डिस्पाइट ये कि पंजाब का किसान कम से कम शायद खाना खाने भर का तो उसको मिल जाता है, उसको चूंकि एमएसपी मिल जाता है, उसकी फसलें ज्यादातर 80-90% खरीद ली जाती हैं, क्योंकि वहां मंडियों की अच्छी व्यवस्था है। वो व्यवस्था हर जगह नहीं है, तो बिल्कुल इस तरह का उनको बदनाम करके और आंदोलन को कमजोर करने के लिए तमाम तरीके की बातें की जाती हैं। ये बहुत गलत है। जो भी आंदोलन करता है, स्टूडेंट ने किया तो उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दिया, किसान हैं तो वो खालिस्तानी हैं, या उनको और कोई प्रायोजित कर रहा है, या वो बिचौलिए हैं, या वो बड़े रिच हैं, या किसी और से पैसे ले रहे, ये सब चलेगा नहीं। जिसको शक है वो जाके वहां घूमे, 2-4 दिन उनके साथ बिताए, वो 10-11 डिग्री टेम्परेचर में थोड़ा वहां रात में सोए सड़क पे या ट्रैक्टर के नीचे, तब उसको समझ में आएगा कि किसान है कि कौन है। वो जो कर रहे हैं तो ये करना ही नहीं है ना जी, तो वो जाके देखिए, उनको पब्लिक चलाना है जी। तो अगला सवाल अर्शद जी आपसे है, अगला सवाल ये आपसे है कि इसके खिलाफ, प्रोटेस्ट के खिलाफ याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में,
तो क्या फैसला, क्या नतीजा निकल सकता है आपके आकलन से? हाँ, कल ही सुप्रीम कोर्ट जी। के अंदर आंदोलन के जी। विरोध में कि ये जो लोग बॉर्डर पर हम्म। आकर बैठे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जाए। और सबसे बेहतरीन मुद्दा उठाया गया है जो आज के जी। समय में उचित भी है, कोरोना और वायरस। उसके समक्ष अगर से आप मुझसे मांगेंगे तो मैं जी। समर्थन ही दूंगा आपका। जी, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को कहा हम्म। गया है कि कोविड फैलेगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बिहार बिल्कुल। इलेक्शन था तो ये याचिकाकर्ता हम्म। उस वक्त कहाँ पर थे? प्रधानमंत्री जी की रैलियों के अंदर लगभग लगभग 2 से 2.5 लाख लोग जी। जमा होते थे, और तेजस्वी यादव की रैलियों में तो उनसे भी ज्यादा लोग जमा होते। तो उस समय ये याचिकाकर्ता कहाँ थे जिन्होंने चुनाव आयोग की खिड़की ना खटखटाते हुए, सुप्रीम कोर्ट की खिड़की ना खटखटाते हुए खामोशी की रजाई ओढ़ रखी थी? हम्म। अब जब किसान सड़क पर होगा तो आपको जो है सुप्रीम कोर्ट नजर आएगी। अगर से जस्टिस बोबले जैसे लोग होंगे तो बिल्कुल कह सकता हूं मैं कि जी। यह आंदोलन भी उठवा दिया जाएगा पुलिस के जरिए से, अगर ये केस की बिल्कुल। सुनवाई वो करेंगे। जी, तो जिस आप तरह जहाँ से खड़े हैं और जहाँ से देख रहे हैं, एक दो तरह के नजरिए होते हैं देश के अंदर, एक लेफ्ट विंग एक राइट विंग है, लेकिन इससे भी बीच में एक नया रास्ता निकला है। लोग सरकार समर्थक होते थे, लंबे अरसे से ये नीति रही है। तो सरकार की विचारधारा से, सरकार में बैठे लोगों की विचारधारा से लोग सहमत होते हैं। लेकिन जितना प्रभावित सरकार ने इन 7 सालों के अंदर सरकारी संस्थानों को किया है, संवैधानिक संस्थानों को, मेरी नजरिए के अंदर बीते 7 सालों के अंदर इतना बड़ा उलटफेर नहीं हुआ। बड़े बड़े फैसले आए हैं, लेकिन आप अगरचे वाकई व्यक्तिगत तौर पे मेरा वक्तव्य चाहेंगे तो कोविड फैलेगा, इससे कोई मनाही नहीं है। बिल्कुल एक साथ इतने लोगों के जमा होने पे कोरोना फैल सकता है। और सुप्रीम कोर्ट अगर जी। से सिर्फ इस एक ही बात के ऊपर फैसला सुनाती है तो ये वही मसला होगा कि आपने गऊ के साथ धंधुरे पीसे हैं। यानी आपने कहा कि कोरोना की वजह से किसान जो है मर जाएंगे, लेकिन अगर से आपने उन्हें वो कानून नहीं हटाए तो वो तो तब भी मरने वाले हैं। बिल्कुल। दोनों ही चीजें आप नहीं करते हैं, तो अगर से सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर सही तरीके से संगानी काम करता है तो मेरा जी। मानना यही होगा कि कोर्ट सरकार को फटकार लगाए और कहे कि आप जो कर रहे हैं उसे बंद कीजिए सबसे पहले, और इनकी सुनिए, पूरी तरीके से सुनिए। जी। आज सुबह ही हमारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री की प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई। ताबड़तोड़ बैठकें जारी हैं, लेकिन यहाँ हठधर्मिता जिसे कहते हैं ना, आप और हम, हठधर्मिता बनी हुई है कि हम कानून वापस लेंगे नहीं। और एमएसपी की बात एक जहां कदम भी तक फिर पीछे घूम नहीं फिर कर गए। आ रही है, लगभग 32 ऐसे नेता हैं किसानों के जो सिर्फ पंजाब से आए हैं, जी। पंजाब के किसान संगठनों के नेता हैं। अब तक मेरे कई दिल्ली के साथी हैं, और खासकर जो किसान आंदोलन से यूपी और आपके मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, सबका कहना यही है कि सबसे पहली मांग है कि बिल को रद्द किया जाए। हम एमएसपी पर चर्चा करने के लिए आए ही नहीं हैं, ये बड़ी चीज बन रही है। और सरकार चाहती है कि बिल को रद्द करने से अलावा इतर आप बात कीजिए। और पिछली 3 तारीख की मीटिंग के अंदर जो दृश्य देखने को मिला, उसने बता दिया कि हमारा अन्नदाता जो है, हमारा किसान जो है, वो सरकार का गुलाम नहीं है। सरकार ने खाने का प्रबंध किया था, उच्च स्तरीय खाना था, बहुत हाई लेवल, लेकिन वो नहीं खाया उन्होंने। अपने साथ जो टिफिन लाए थे वो खोलकर खाएं। तो ये समझ लीजिए कि अगर से ये सभी आंदोलनकारी वो सीएए से हो, या फिर आपके नौजवान हो जामिया, जेएनयू, एएमयू के, या फिर किसान आंदोलन, ये सब एक साथ एक जगह पर होंगे जब जाके सरकार की कुछ सुनाई में आएगा। आप जब तक अलग अलग रहकर बात करते रहेंगे तो वो भी बड़ी मुश्किल की बात होगी। केपी जी, हम आपसे पुनः पूछना चाहेंगे कि आज बातचीत का 5वां दौर है। क्या हल निकल सकता है? क्या किसानों के मसले हल हो सकते हैं, या ये और आगे बढ़ सकता है? किसान इसी पे टिका रहेगा कि कानून जी। वापस लिए जाएं, जी। और कानून वापस, उनकी ये भी एक बड़ी मांग है कि आप एक इसके लिए पूरी सीरियसनेस दिखाते हुए आप हम्म। एक स्पेशल सेशन बुलाइए इस पे, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स को जो जिन्होंने कृषि क्षेत्र में लंबा समय गुजारा है, उनको, उनके साथ आप अच्छे से डिस्कशन कीजिए, इसको समझिए।
क्योंकि भारत अभी भी कृषि प्रधान देश है, और जब आप इतने बड़े कानून ले आते हैं तो ये कोई छोटा मोटा काम आप नहीं कर रहे हैं, आप पूरे देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को भी आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ये एक तरह से स्टैंड रहा है, काफी दिन से इसको इन्होंने ढके छुपे बोला है कि वो चाहते हैं कि बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र से कृषि छोड़ के शहरों में आ जाएं। वो ये बराबर कहते रहते हैं कि कृषि पे बहुत सारे लोग निर्भर हैं, कृषि पे इतनी निर्भरता नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखें कि जो लोग शहर में आ जाते हैं, हम लोग शहर में हैं, शहर में 35 से 40% लोग झुग्गी झोपड़ियों और स्लम में रहते हैं। और जून में मई जून में जो हमने अप्रैल मई जून में जो हमने हालात देखे थे, अप्रैल मई में जब कोरोना हुआ, कि उनकी क्या दुर्दशा हुई है, किस स्थिति में रहते हैं। ये लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां ना इनको कोई राशन मिलता है, ना इनका वोटर आईडी कार्ड भी इनके गांव का होता है, इनका राशन कार्ड भी इनके गांव का होता है। तो ना तो इनको खाद्यान्न की सुविधा है, फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर नहीं आते, बाकी चीजों में भी नहीं आते। तो ये बहुत ही मुश्किल भरा जीवन शहर में जब आते हैं तो बिताते हैं। गांव में जब ये होते हैं तो कम से कम खुला आसमान, थोड़ी धूप, थोड़ा खुला वातावरण तो मिलता है। यहाँ तो एक कमरे में 8-8 लोग कैद रहते हैं बेचारे। तो हम शहर में उनको जब ले आते हैं तो कोई बहुत बढ़िया जीवन नहीं दे रहे होते, लेकिन उद्योगपतियों को तो अपना उद्योग चलाने के लिए आदमी चाहिए, तो ये तो चाहते हैं कि गांव से वो भाग के शहर में आए और मेरे उद्योग में काम करे। तो कृषि, ये तीनों कानून धीरे से उस उद्देश्य को भी पूरा करने के लिए हैं कि कृषि को धीरे से बर्बाद करो आप, और जब बर्बाद करोगे तो वहां से भागेगा अपने आप जो युवा है, वो तो रुक नहीं पाएगा वहां से, तो हमें फिर शहर में अपने उद्योगों के लिए लोग मिलेंगे। तो ये ये सारी चीजें जो किसान है उसको बड़े अच्छे से समझता है, इसलिए वो किसी बीच वाले रास्ते पे अभी जाएगा नहीं। और सरकार जितना दबाव में है, क्योंकि ये काम कोई सरकार ने अपने आप नहीं किया, ये आपदा में अवसर था, और ये आपदा में अवसर उद्योगपतियों ने इनके ऊपर दबाव डाल के बोला है कि भाई देखो ये जून का महीना है, सारे लोग सबको लॉकडाउन करके घरों में हमने बंद किया है, लोहा गर्म है, चोट मार दो। तो इन्होंने ऐसा नहीं कि किसान के हित में कोई काम किया है, और किसान इसको बहुत अच्छे से समझ रहा है, इसलिए वो तीनों कानूनों को वापस लेने से कम पे राजी नहीं होगा। और जैसे अरशद भाई बोल रहे थे, ये सरकार बहुत हठधर्मी है, ये बहुत जिद्दी सरकार है, किसी से कुछ पूछती नहीं है, किसी का कुछ मानती नहीं है, पुलिस के डंडे गोली चलवाती है, लाठियां चलवाती है। इस बार पाला थोड़ा टफ लोगों से पड़ा है, और वो किसान ये पहले भी हम अंग्रेजों के जमाने में झेल चुके हैं, सामान लेके आया हुआ है। तो अगर वही सुप्रीम कोर्ट कुछ इस तरह का कोई आदेश दे दे जिसको ये लोग सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हुए अगर इनको कुछ करना पड़ जाए तो वो दूसरी बात है, अदरवाइज तो ये बिना अपनी मांग मनवा लिए वहां से हिलने वाले नहीं हैं। जिन घर से औरतें नहीं आई हैं उन औरतों ने बोला है कि बिना इसको कानून हटवाए आप वापस नहीं आना। मतलब वो घर से भी उनको इसी तरह का प्रेशर है कि वहीं दिल्ली में रुके रहो, आने की जरूरत नहीं है, खेत हम देख लेंगे, पानी लगा लेंगे, उसमें गेहूं बो लिए हैं लोग, आप वहां जमे रहो, कानून हटवा के तभी हटो। तो एक स्टेप फॉरवर्ड जरूर होगा, सिग्नल जरूर सरकार को आज क्लियर मिलेगा कि भाई दो टूक ये बोल के आएंगे कि नहीं, आप बीच की बात सोचो भी नहीं, आप इसको हटाइए, और हम लोग बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत फिर एकदम फ्रेश नई शुरुआत हो। आप कृषि पे कॉम्प्रिहेंसिव बातचीत करिए, हम भी चाहते हैं कि कृषि सुधरे, किसानों की हालत सुधरे,
देश की आर्थिक स्थिति में कृषि का और बड़ा योगदान हो, सब हर कोई चाहता है। लेकिन आप अपने ही लोगों से, अपने जो शहर में बैठे इकोनॉमिस्ट हैं, जो कभी जमीन पे किसी गांव में गए नहीं हैं, जो सिर्फ यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पढ़ लेते हैं, या जो अमेरिका और यूरोप से कुछ कॉपी पेस्ट करके वहां के ये उठा लेते हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी के आधार पे आप निर्णय लेंगे तो चलेगा नहीं। आपको जो जमीन पे रहने वाला इकोनॉमिस्ट है, जो लोगों के बीच में रहता है, जो इस देश की डाइवर्सिटी को समझता है, उसको भी आप साथ में लीजिए, उसकी मुश्किलें समझिए, उसकी इनपुट्स लीजिए, फिर कानून बनाइए। कानून बनाते टाइम जिसके लिए भी आप कानून बना रहे हैं, उस पक्ष को शामिल करना एक कॉमन सेंस की बात है, जो इस सरकार के पास नहीं है। अच्छा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई संस्थाएं जो है ये शिकायत कर रही हैं कि ये जो बिल है, ये किसानों के हित में नहीं बल्कि उद्योगपतियों के लिए ज्यादा हित में है। मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया सही तरीके मेरा से। सवाल ये है कि कई संस्थाएं ऐसी हैं जो ये शिकायत कर रही हैं कि ये जो बिल बनाई गई है ये किसानों के हित में नहीं बल्कि उद्योगपतियों के हित में है। हाँ, बिल्कुल साफ तरीके से जो लोग लंबे अरसे तक फील्ड में रहे हैं, एज अ जर्नलिस्ट मैंने लंबा वक्फा कवर किया है इस समय, और उससे पहले भी कई सामाजिक संस्थान ऐसे रहे हैं जिनसे मेरे व्यक्तिगत जी। संबंध और संपर्क है। एक बात जो उभर कर आ रही है, जो फील्ड वर्कर्स हैं, जो मैनिपुलेट नहीं करते हैं, जो वॉलेंटियर्स जी। हैं, सोशल वॉलेंटियर्स हैं, उन सभी का मानना, जिस दिन ये बिल आया और पास हुआ, तो सभी का मानना साफ साफ यही था कि ये उद्योगपतियों के पक्ष में जाएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सरकार समर्थक हैं, और वो कहते हैं, बोले नहीं नहीं, इससे तो जो है किसान को, आप बहुत आसानी से समझ लीजिए कि मैं मानता हूँ इस बात को कि आपके देश में अंबानी अडानी के पास पैसा बहुत है, बहुत पैसा, अथाह पैसा है, और उनके कहे मुताबिक जो है, हम जो है एमएसपी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एमएसपी से नीचे कुछ खरीदा जाएगा नहीं। मान लेते हैं, चलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं, एक बड़ा नाम हो गया, बहुत बड़ा नाम हो गया कि प्रधानमंत्री, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के कुछ वक्तव्य मैं आपको बता देता हूँ इस पे आगे बोलने से पहले, कि हमारे प्रधानमंत्री ने 15 लाख का वादा किया था। तो और जी। उससे बड़ी बात है, काले धन की भी बात कही हमारे प्रधानमंत्री ने। हमारे ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि पेट्रोल डीजल के आधे दाम हो जाएंगे। तो आप अगर से प्रधानमंत्री की जबान पे जाना चाहते हैं तो फिर आप इस बिल को मान लीजिए। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे इसे समझते हैं और संस्थाओं की राय लेते हैं, तो एक सर्वे है, एक संस्था है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कल रात में ही उनकी रिपोर्ट पढ़ रहा था। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये कानून अगर से स्थिर रहा तो सरकार को तो नुकसान होगा, इस देश की इकोनॉमी जो अभी -10% से ग्रोथ कर रही है, वो और नीचे चली जाएगी। हमारे वित्त मंत्री को भरोसा है कि भैया हम लोग कर लेंगे। उद्योगपति जानते हैं इस बात से कि कृषि का बहुत बड़ा योगदान है इस देश की ग्रोथ रेट को आगे बढ़ाने में। जहां मैं बात कर रहा था उस पर आता हूँ कि आप उद्योगपतियों के पास पैसे की कमी नहीं है, और जिन संस्थाओं की आप बात कर रहे हैं उन्हीं के अंदर एक साथी से चर्चा हो रही थी, उन्होंने बताया साफ तौर पर कि शुरुआती तौर पर जो प्राइवेट मंडियां खुलेंगी, शॉप खुलेंगी, आप उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, मैं उसे रिलायंस के नाम से पुकार लूं अगर आप चाहें तो सरकार 1800 रुपए में खरीदती है आपका धान, वो शुरुआती 2-5 साल आपसे 2000 रुपए में खरीदेंगे। जब वो 2000 रुपए में खरीदेंगे तो आप सरकारी दाम के अंदर, कोई भी किसान क्यों बेचने जाएगा वहां पर? सब चाहेंगे कि मैं 2000 रुपए के भाव में बेचूं, वो खरीदेंगे घाटे में। आपको उदाहरण देता हूँ, अभी पिछले 3 साल पहले एक सिम लॉन्च हुई जिसने बहुत लंबे समय तक लोगों को कुछ फ्री में दिया और सारी सेवाएं, लेकिन अब उसके दाम देश के अंदर सबसे महंगे डाटा प्रोवाइडर्स में है, वो लोग सबसे महंगा सरचार्ज करते हैं। तो उसी तरह की नीति होगी कि जब सरकारी मंडियां कॉर्पोरेट के मुनाफे वाले धंधे से पीछे हटकर बंद हो जाएंगी, कि सरकार 1800 रुपए में खरीद रही है, कॉर्पोरेट जो है, जो उद्योगपति है, वो 2000 में खरीद रहा है। जब सरकार उदाहरण मात्र ये कहेगी कि जनाब हमारे वहां तो कोई बेचना ही नहीं आता है, हम तो फिजूल की तनख्वाह बांट रहे हैं अपने कर्मचारियों को, तो अब जो है हम इस मंडी सिस्टम को बंद करते हैं। तो ये नीति जो है, उद्योगपति के जो सलाहकार होते हैं वो भी इतने अनपढ़ लोग नहीं होते हैं, और उनकी नीतियां ही भविष्य को लेकर बनी होती।
वो ये नहीं चाहते हैं कि आज नीति बनेगी और कल हम कमा लेंगे। उद्योगपति कभी भी इस नीति पर काम नहीं करता है। उनकी तो नीति भविष्य को लेकर होती है, वो उसी पर काम कर रहे हैं। सरकार आने वाले, अगर से ये कानून स्थिर रहा तो आप और हम रहेंगे साथ, अगर से जिंदा रहे तो आप देखेंगे, अगर से कानून स्थिर रहा और प्राइवेट स्टोर्स खुलते हैं, मंडियां खुलती हैं, तो सरकारी मंडियां बर्बाद हो जाएंगी। ये साफ संकेत नहीं है, ये हकीकत है। और उद्योगपतियों के समर्थन में इस कानून के होने की बात यहाँ तक है कि आपको एक बहुत पुराना उदाहरण है, यूपीए की गवर्नमेंट के अंदर मुलायम सिंह मंत्री हुआ करते थे और रिलायंस, अनिल अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस फ्रेश, उसने गवर्नमेंट ने उसका समर्थन किया और कहा कि अब जो है हम फुटकर व्यापारी जो हैं, जो फुटपाथ पर बैठकर सब्जियां बेचते हैं, उनको खत्म कर देंगे और ये सारा माल आपको बड़े मॉल्स में मिला करेगा रिलायंस के। तो बैकफुट पे आई। उस समय मुलायम सिंह जी का बहुत अच्छा स्टैंड था, और लेकिन इस तरह के मंत्री सरकार में मौजूद नहीं है। और जहां तक केपी सिंह जी बता रहे हैं, और मेरा भी मानना यही है और हमारी सहमति है इस बात को लेकर कि सरकार हठधर्म है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि सरकार के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं वो सबसे ज्यादा अडिग हैं। वो अपने सहयोगियों की नहीं सुनते हैं। ये चीज आंतरिक है, लेकिन उसे बोलने की जरूरत नहीं है, सारा जमाना जान रहा है। अपनी मनमर्जी से कुछ भी करते हैं। तो यहाँ स्थिति वही है। अगर से ये सारी चीजें पीएमओ लीड नहीं कर रहा होता तो अभी कुछ ना कुछ आप और हमारे पास कोई एक हेडलाइन होती, शायद मैं उसके ऊपर कुछ आर्टिकल लिखता, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि आज ये चौथे या पांचवें दौर की बात है, लेकिन ऐसी कोई बात बाहर नहीं आई है, ना ही किसी मंत्री ने, संतरी ने, कोई किसान ने ये बात कही है कि हम इस बात पर अभी तक इत्तेफाक या फिर एक एक मत बना है हमारा कि हम इस मुद्दे पर तो सहमत हो गए सरकार से। नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय से श्रीमान महोदय कह रहे हैं कि भैया जो कुछ भी हो जाएगा, आपको बिल वापस नहीं लेना, और किसान भी कह रहे हैं। तो किसी ना किसी को पीछे हटना होगा, और आसान शब्दों में समझेंगे तो आपको कि उद्योगपति या किसान दोनों में से एक को नाराज करना होगा। सरकार को उद्योगपतियों को कुछ वक्त के लिए नाराज कर देना चाहिए, कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए अपने कॉर्पोरेट साथियों को खुश करने के लिए। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि जब निजीकरण हो जाता है तो सरकारी कंपनियों में ताला ही लग जाता है। हम आखिर दूसरा सवाल करना चाहेंगे अपने केपी सिंह जी से कि सर, कई बार ऐसा कहा गया है कि ये बिल जो है वो किसानों के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन किसानों ने इसको समझा ही नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप किसानों के बीच रहे हैं, क्या किसानों ने बिना सोचे समझे इतना बड़ा प्रोटेस्ट निकाला है? माइक बंद है सर, आपका माइक। जी सर। जी, उन्होंने ये समझा कि अब ये 3 दशक पहले वाला किसान है, आज का किसान वो 3 दशक पहले का किसान नहीं है। आज आप देखते हैं कि किसान का जो लड़का है, जो किसानी में लगा है, वो भले ही गांठ भर पानी में रात में काम करके आता हो, लेकिन वो दिन में बढ़िया घड़ी भी पहनता है, बड़ा वाला मोबाइल भी रखता है, वो जीन्स भी पहनता है, वो फेसबुक पे है, वो ट्विटर पे भी है। तो अब वो अनपढ़ वाला किसान नहीं है, और खास करके पंजाब और हरियाणा में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा वो। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो किसान की लीडरशिप इस टाइम पे बनी है, हमने 2017 में ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति जो बनाई है, उसमें 200-250 के लगभग किसान संगठन हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के बीच में बिताया है। 30-30 साल, 40-40 साल बचपन से लोग लगे हैं उसी पे, उन्हीं की सेवा में लगे हैं, किसानों की सेवा में। तो ये सारे लोग मिलके इस टाइम पे 500 किसान संगठन काम कर रहे हैं, और सबकी लीडरशिप बहुत मैच्योर लीडरशिप है, बहुत समझदार लीडरशिप है, पढ़े लिखे लोग हैं, ये पीएचडीज हैं, इसमें प्रोफेसर्स हैं, इसमें फॉरेन रिटर्न है, अमेरिका से आए हुए लोग हैं, बाकी जगहों से देखा है इन्होंने, कृषि की दुनिया में घूम के कृषि की हालात देखे हैं इनको, और ये उन लोगों से भी जुड़े हुए हैं जो कृषि विशेषज्ञ हैं, बहुत सारे
योगेंद्र यादव एकेडमिक रहे हैं, उनकी खुद की अपनी जो अपना सर्कल है वो देश दुनिया में हर जगह उनका फैला हुआ है, तो हर जगह की उनको समझ है। तो ये लीडरशिप इसको थ्रेडबेयर समझती है। इसलिए 2 दिन पहले जब मीटिंग हुई थी, पहली वाली इस बार की जो मीटिंग हुई 1 तारीख को, तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है हमें क्लॉज बाय क्लॉज अपनी क्या ऑब्जेक्शंस हैं, क्या मुश्किलें हैं, वो देख के बताइए। तो इन लोगों ने बाकायदे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए उनको सब समझाया। तो आप मंत्री हो सकता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ना बना पाए, लेकिन ये जो किसान नेता हैं इनमें रोज ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खुद बनाते हैं, खुद डिस्कस करते हैं। तो ये उस कानून को भी समझते हैं, उसको उसकी बारीकी को समझते हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है कि वो ये सारे एक क्षणिक या इमीडिएट पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं देख रहे, वो समाज को देख रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म इस देश का भविष्य क्या होगा उसके बारे में चिंता कर रहे हैं। और इतनी बड़ी जनसंख्या जो 60 करोड़ के लगभग जनसंख्या है इस देश की, जो कृषि पर मतलब लगभग 14-15 करोड़ परिवार हैं किसान की, इस पे आधारित, और 50 से 60 करोड़ की जनसंख्या है, उनके भविष्य की वो चिंता कर रही है। तो मोदी जी तो अपने उद्योगपति दोस्तों की और अगले चुनाव की चिंता करते हैं, किसान को अगले चुनाव की चिंता नहीं है और किसी और की चिंता नहीं, उसको तो अपने बच्चों के, उनके भविष्य की और उनको 2 वक्त की रोटी कहाँ से मिलेगी उसकी चिंता है। तो वो जो है वो सब कुछ समझ रहा है और 6 महीने हो गए हैं, आप कितने दिन ये बोलते रहोगे कि किसान कुछ समझ नहीं रहा है, उनको तो भटकाया गया है ना। आपके पास तो इतना बड़ा नेटवर्क है समझाने का, तो ये तो आप फेल कर रहे हो अगर आप समझा नहीं पाए तो। सरकार के तौर पर आप तो हजारों करोड़ एडवर्टीजमेंट में खर्च करते हैं, तो किसानों को समझाने में कैसे चूक गए भाई? ये तो आपकी गलती है अगर आप नहीं समझा पाए तो। आप चुनाव तो हर जगह जीत लेते हैं, आप मतदाता को तो हर जगह समझा देते हैं, किसानों को क्यों नहीं समझा पा रहे? इसका मतलब माल खोटा है ना। अगर आपका माल खोटा नहीं होता तो आप उसको समझा भी लेते आसानी से। तो किसान सब समझता है, किसान बहुत अच्छे से समझता है। ये इनकी बातें टिकती नहीं है किसी के ऊपर। ये भी जो समझने वाला साइड में बैठा आदमी वो भी जानता है कि भैया अदानी अंबानी, जैसे अरशद भाई उदाहरण दे रहे थे कि न केवल जियो ने सब कुछ महंगा कर दिया है, बल्कि जितने कंपटीशन थे सबको नेस्त नाबूद कर दिया। 15-20 प्लेयर्स थे टेलीकॉम सेक्टर में, सबको नेस्त नाबूद कर दिया, सबका पैसा डूब गया, लाखों उनके एम्प्लॉइज थे वो बेरोजगार हो गए। हमारे भी कुछ, मैं टेलीकॉम सेक्टर में, टेलीकॉम R&D में रहा हूं बहुत दिनों तक, तो मेरे बहुत सारे साथी उस सेक्टर में थे जो बेरोजगार हुए हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी नौकरी में मतलब आपका रिलायंस टेलीकॉम बंद हुआ तो रिलायंस टेलीकॉम का आदमी कहाँ जाएगा? जब प्लेयर ही सब खत्म हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक कंपनी बंद हो रही दूसरी नहीं खुल रही, वो भी नहीं हो रही। तो इन्होंने न केवल ग्राहकों का सत्यानाश किया, इन्होंने उन कंपनियों का पैसा डुबा दिया और बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो सबको तबाह किया है। ग्राहक को महंगा देना पड़ रहा है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए और उन कंपनियों का पैसा डूब गया। तो ये हमारी इकोनॉमी को भी हर्ट करता है, ये उद्योगपति को भी हर्ट करता है और ये एंड कंज्यूमर को भी हर्ट करता है। यही चीज जो है दोबारा भी होनी है। मंडी बंद होगी, बहुत सारे लोग उन मंडियों में, लाखों लोग लगे रहते हैं अपनी रोजी रोटी, कोई पल्लेदारी भी जो कर रहा होगा उसका भी वहां से ये जाएगा, और किसान का तो ये सत्यानाश होना ही है और जेबें भरेगी अदानी अंबानी की। हमको आपको जान के आश्चर्य होता है कि अदानी साहब की इनकम एक साल में दुगनी हो गई, 32 बिलियन डॉलर पहुंच गई है उनकी इनकम। जब देश की इकोनॉमी रिसेशन में है उस टाइम पे अदानी साहब की जो है वो 16 बिलियन डॉलर जो है वो इनकम बढ़ गई, और अंबानी साहब 35% बन के उनकी तो 120 बिलियन डॉलर हो रही है इस टाइम पे। तो ऐसा क्यों है कि बाकी सबकी नौकरी जा रही है, बाकी सबका धंधा बंद हो रहा है, बाकी सब बेरोजगार हैं, खाना नहीं मिल रहा है, और ये
बड़े उद्योगपति, इनकी इनकम में ऐसा उछाल आ रहा है, वो भी कोरोना के टाइम पे। तो आप इनकी नीयत देखिए, इनके बिजनेस करने के तरीके देखिए, इन पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। ना इस तरह के कारपोरेट्स पे कोई विश्वास कर सकता है, ना इस तरह की सरकार पे कोई विश्वास कर सकता है। ये बिल्कुल एकदम गले भर पानी में, गंगा जी में भी खड़े होके बोले कि ये है, तो इन पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। इतनी बार धोखा दिया है इन्होंने। एक दो बार धोखा दिया हो तो बात अलग है, ये हर चीज जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। अर्षद जी, आप एक पत्रकार हैं, इसी से जुड़ा आपसे सवाल है कि इस प्रोटेस्ट को जो है वो मीडिया कैसा रंग देना चाह रही है, आप ये बेहतर जानते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मीडिया की भूमिका तो 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब आप उससे उम्मीद कर रहे हैं, वो बड़ी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग संस्थाएं, अब मिनिस्ट्री मीडिया से उम्मीद की बात तो खत्म ही हो चुकी है। आप किस तरह से नतमस्तक हैं सरकार के सामने, वो तो सभी देख रहे हैं। और खासकर ऐसे जो विद्रोही पत्रकार हैं, जो सरकार के आगे खामोश नहीं रहते, उन्हें बाहर कर दिया जाता है, बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, या खामोश कर दिया जाता है, या तो फिर उनकी हत्याएं होती हैं। उसके ऊपर बाद में फिर कभी एक विशेष चर्चा कर लेंगे कि पत्रकारों की स्थिति इस देश में क्या है, स्वतंत्र पत्रकारों की। मीडिया ने सबसे पहले ये जो सवाल आया है, आंदोलन जब शुरू हुआ तो एक चैनल का नाम मैं ही नहीं लूंगा, वो चैनल है बाजार पत्रिका। अब उसके आगे का आप ढूंढ लीजिए, बाजार पत्रिका चैनल है, वो बड़े आनंद से चलाते हैं उसे। उस चैनल ने सबसे पहला सवाल किया कि ये आंदोलन लीड कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है। उस समय में ट्विटर पे ऑन था, उनकी ट्वीट पढ़ी, अंदर जाके आर्टिकल भी पढ़ा मैंने। उसी के कुछ मिनट बाद आया कि सुनियोजित तौर पर इन्हें बाहर से फंडिंग हो रही है। और तीसरा ट्वीट मुझे दूसरे दिन पता चला, क्या ये लोग खालिस्तानी हैं, ये खालिस्तानी समर्थक हैं। कल ही एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अहमदाबाद से अल्ट चलाते हैं, उन्होंने एनालाइज किया, उनका नाम भी बताना बेहतर नहीं समझूंगा, उसे भी सर्च करें, लोगों को पता चलना चाहिए कि चला कौन रहा है आज के दौर में, जिंदा कौन है जो लोग लिख रहे हैं। अल्ट न्यूज करके एक पूरा पोर्टल है, आप जाइए वहां पता कीजिए उसके संपादक कौन है। उन्होंने एनालाइज किया एक फोटो जो 7 साल पुराना है, एक व्यक्ति जो सिख है, उसके हाथ के अंदर लिखा है वी आर वांट अ खालिस्तान। उससे इतना सर्कुलेट किया जा रहा है आपके व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, सारे सोशल नेटवर्किंग पर, कि ये लोग वहां पर इस तरह के पर्चे लेके खड़े हैं, हमें खालिस्तान दीजिए। ये सारी भूमिका जो मीडिया निभाता है कि हमें सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का एक जरिया है। मीडिया जो स्थिति है मीडिया की, वो वैसी नहीं है कि आप सरकार तक कोई बात पहुंचाएं। असल में वो सरकार की बात आप तक पहुंचाते हैं, आपकी बात सरकार तक नहीं पहुंचाते हैं। अब हमारे साथ आप और हमारे जैसे जो लोग काम कर रहे हैं, जो दिल्ली जाते हैं, तो होता ये है कि मंत्री जो होते हैं वो हमें मिलने का वक्त देने से कहते हैं, बोले अभी नहीं मिल पाएंगे। अगर हमारे संस्थानों का कोई बंदा पीसी कवर करने जाता है तो उसके कार्ड को चेकिंग करने के अंदर पीसी खत्म होने तक चेकिंग ही चलती रहती है उसकी। क्योंकि हम लोग जो सत्य सवाल करेंगे उसके जवाब उनके पास मौजूद नहीं है। और जो लोग सवाल सुनियोजित तौर पर बनाकर लेकर जाते हैं, इन लोगों ने तैयार कर रखे हैं, पहले ही मंत्री जी से उनका समन्वय स्थापित हो चुका है, हम आपको ये सवाल करेंगे, आपको ये जवाब देना, अपने पीए से लिखवा लीजिए इसका जवाब, आपके जो सेक्रेटरी हैं उनसे बात कर लीजिए। तो आप इस बात की उम्मीद छोड़ दीजिए कि मीडिया क्या कर रहा है और क्या करेगा। मीडिया की स्थिति होना थी दुर्दशा, वो तो बहुत पहले हो चुकी है। और मीडिया ने जो इस आंदोलन को छोड़ दीजिए, आप कोरोना के अंदर दिल्ली का निजामुद्दीन वाला मामला हो, सीए के अंदर बैठे हुए लोगों को तालिबानी बोलना हो, या फिर आप समझिए इसे, आप हर कोई निशाने पर है। अभी तक ये जनाब मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करते थे, कहते थे भैया ये आतंकवादी है, आज सिखों को खालिस्तानी कहा है, कल को हिंदुओं को नेपाली कह देंगे ये। तो इनको जो कहा जाएगा, आला कमान जो कहेगी वही करेंगे।
ये पत्रकारिता नहीं है, चाटुकारिता का बहुत निचला स्तर है। चाटुकारिता भी अलग बात हो गई, ये उसका सबसे निचला स्तर है कि आप, आपको कहा गया था कि आप बैठ जाइए, बैठकर बात कीजिए, आप जमीन के अंदर गड़ गए, आपकी मुंडी बाहर है, बस आप वहां से बोल रहे हैं। तो मीडिया की स्थिति बहुत बुरे हाल में है। और आप तो रेशो रेट देखिए, हम देश के, दुनिया के अंदर 125वें नीचे पर हैं प्रेस की आजादी में। केपी जी, हमारा ये शो का आखिरी सवाल है और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वो मैं आपसे करना चाहूंगा कि ये जो समस्या है, ये सिर्फ पंजाब के किसानों की है या देश के सारे किसानों की है? पंजाब के किसान चूंकि दिल्ली के नजदीक हैं और सबसे ज्यादा वो इससे प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि उनकी फसलें दोनों ही, गेहूं भी और धान भी, वो लगभग 90% खरीद ली जाती हैं। तो उनको एक विश्वास ये बना रहता है कि मैं इतने एकड़ में लगाऊंगा, इतने क्विंटल हमारी पैदावार होगी, तो इतना मेरे घर में पैसा आ जाएगा, तो इतना लोन ले सकता हूं मैं, इतना रिपे हो जाएगा। वो एक कैलकुलेट कर सकते हो आप, हर बिजनेस मॉडल में ये कैलकुलेशन जरूरी है, तो वो ये कर पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उनको पंजाब और हरियाणा के उनको पड़ता है। और चूंकि वो ड्राइविंग डिस्टेंस पे हैं, 5-6 घंटे वो चला के दिल्ली पहुंच सकते हैं अपने साधन से, वो ड्राइविंग डिस्टेंस पे हैं। तो पहले उन्होंने 2 महीने तक अपने यहाँ किया, उन्होंने सड़कों पे किया, रेलवे ट्रैक पे किया, रिलायंस के आउटलेट्स वगैरह को पर वो 60 दिन में भी सत्ता के कान पे जू नहीं रहेंगी। इतनी निरंकुश, इतनी संवेदनहीन सत्ता है कि इतने दिन तक वो बैठे थे। फिर उन्होंने तय किया कि नहीं भाई, अब तो, और फिर उन्होंने बाकायदे उनको अल्टीमेटम दिया, बाकायदे डेट बताई थी कि भाई अगर आप नहीं हमको सुनोगे, ये नहीं करोगे, तो इतनी तारीख को हम कूच करेंगे। और वो उन्होंने बोला था कि हमको 1-2 दिन के लिए नहीं आ रहे हैं, हम वहां परमानेंट आ रहे हैं जब तक ये। तो उनकी तो समस्या है। बाकी जैसे आप सुनते हैं कि बिहार इतना गरीब क्यों है, बिहार में पानी की कमी नहीं है, बाढ़ आती है बराबर, आप देखते हैं, लेकिन उनका धान 900 रुपए से लेके 1100 में बिकता है। तो पंजाब वाला जो है वो 1800 में बेच पाता है और बिहार वाला 9 से 11 में बेचेगा, तो वो कहां से अमीर बनेगा? तो समस्या तो ये पूरे देश की है, लेकिन पंजाब के और हरियाणा के लोग उसका इमीडिएट इम्पैक्ट देख पा रहे हैं। वो देख पा रहे हैं कि कैसे हमारी एकदम से हमारे जीवन में फर्क आ जाएगा इससे। बाकी लोग चूंकि संघर्ष करते रहते हैं। अब देखिए कि बिहार का वही आदमी जो अपने खेत में भी काम करता है, अपनी धान लगाता है, वही फिर बस पकड़ता है और पंजाब आ जाते हैं, और वहां भी वो 2 महीने के लिए काम करके कुछ पैसे बना के वापस चला जाता है। तो पंजाब के किसानों के खेत में बिहार का किसान आके मजदूरी करके जाता है। इसका मतलब ये कि जो 1.5 गुना ज्यादा पैसा पंजाब के किसान को मिलता है, एक्स्ट्रा पर क्विंटल जो मिल गया, उसमें वो मजदूरी दे लेता है। अब पंजाब का किसान भी बिहार के किसान की स्थिति में आ जाएगा। वहां की मंडी तोड़ दी इन्होंने, बर्बाद हो गया, वहां कोई खरीदारी नहीं होती। 15 साल से बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी, क्या किया इन्होंने? क्यों नहीं वहां तो मंडी नहीं है, वहां तो एमएसपी नहीं है, इनकी हालत क्यों नहीं आपने बेहतर कर दी? अगर आपको यही लगता है कि एमएसपी हटा देने से, मंडी खत्म कर देने से, मुक्त कर देने से सबकी हालत अच्छी हो सकती है, तो बिहार की हालत क्यों अच्छी नहीं है, यूपी की हालत क्यों अच्छी नहीं है? बाकी तो समस्या ये पूरे देश की है। अगर आपको याद हो तो 2018 में सबसे पहले जो 2017 या 17-18 रहा होगा, किसान, तमिलनाडु का किसान, वो गले में जो है वो मुंडी और हड्डी और वो लटका के वहां जंतर मंतर में महीनों बैठा हुआ था। बहुत सारे तमिलनाडु के किसान गए। तो पूरे देश का किसान परेशान है।
क्योंकि पूरी कृषि नीति जो है वो किसान के बारे में सोचती ही नहीं है। वो सिर्फ पैदावार के बारे में सोचती है। वो ये देखती है कि पैदावार क्या 2% बढ़ गई, 3% बढ़ गई। तो पैदावार बढ़ जाने से किसान के घर में कुछ आ गया ये नहीं है। जब तक उसको दाम नहीं दोगे, पैदावार कितनी भी होगी उसको तो लॉस पे ही बेचना पड़ रहा है। लॉस पे बेचना पड़ रहा है तो उसके कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। कर्जे बढ़ते रहते हैं। एक दिन उसको तगादा करने वाला जो है उससे आके गाली दे देता है, बेइज्जत कर देता है, अगले दिन वो फांसी लगा के चला जाता है। और ये सिलसिला चल रहा है। तो समस्या ये पूरे देश की है और बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए इस पे जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट थी वो हमारे बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक थे, उनकी रिपोर्ट को आपने कभी डिस्कस नहीं किया। आप क्या आप कोरोना के टाइम पे सडनली आपने बैठ के कुछ बना लिया? आपने तो कोई रिसर्च की नहीं। रिसर्च तो उन्होंने की थी, बाकायदे कमेटी बनी थी, रिकमेंडेशन दी थी। आप उसको लेते, उस पर चर्चा करते, डिस्कशन करते और उनके रिकमेंडेशंस के हिसाब से आप कुछ करते तो पूरे देश के किसानों का भला होता। तो पूरे देश की समस्या है, पंजाब और वहां की समस्या नहीं है। लेकिन वो लोग दिल्ली के नजदीक हैं और थोड़ा बेटर ऑफ है। पंजाब का किसान जो ऐसा नहीं है कि वो उस किसान के घर से कई बार लोग कनाडा भी जाते हैं, कई बार अमेरिका भी जाते हैं, कई बार उनके घर से बहुत पढ़े लिखे लोग, तो किसानी भी चलती रहती है। लेकिन घर का एक आध मेंबर कोई ऐसा भी है जो, तो वो समृद्ध हैं थोड़ा। तो इसलिए वो अगुवाई कर रहे हैं इसकी। लेकिन बाकी पूरे देश के किसान भी जाने को तैयार हैं। ये तो कोई साधन नहीं है, बसें नहीं चल रही हैं, ट्रेनें नहीं चल रही हैं, कोरोना का टाइम है, सारे नहीं तो अब तक हम लोगों ने 2018 में लाखों किसान इकट्ठा किए थे वहां दिल्ली में। पूरे देश से भी कई किसान आए हैं। जी पूरे देश के किसान आए थे, अभी जाएंगे। अभी भी मेरे पास फोन आता रहा, मैं बेंगलोर में बैठा हूं लेकिन फोन आता रहता है कि सर कैसे करें, जाएं। तो चूंकि मैं वहां मौजूद नहीं हूं तो व्यवस्था और उन सब सारी चीजों की जानकारी नहीं होती। और अभी भी ये होता है कि कोरोना ऐसी बीमारी है कि आप किसी को बोल दो जाने के लिए और फिर किसी के साथ कुछ होनी अनहोनी हो जाए तो खुद को भी ये होता है। तो पर लोग हिम्मत करके जा रहे हैं फिर भी। तो पूरे देश की समस्या है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को, जैसे अरशद भाई ने कहा कि मुकेश अंबानी और उनको क्या फर्क पड़ना है इससे। भाई कृषि का कंट्रीब्यूशन जो है इकोनॉमी में 17% है ना। और कृषि अकेला क्षेत्र था जो पॉजिटिव रहा है इस टाइम पे। तो आप बाकी के जो 83% की जो इकोनॉमी जिसका सत्यानाश ऑलरेडी आपने कर दिया है उसमें फोकस करिए। अब कृषि जो चल रही है थोड़ी तो बेहतर चल रही थी, उसको कोरोना के टाइम पे उसके बारे में अध्यादेश लाने का क्या मतलब था, है ना। बाकी इकोनॉमी पे आप फोकस करते 83% उसको आप ऊपर करते तो किसान को भी आपके पास थोड़ा पैसा आता, आप रूरल एरिया में और इन्वेस्ट करते और चीजें वहां बहुत कुछ आपको रूरल एरिया में अगर आप बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करें, छोटे छोटे उद्योग लगाएं, प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स लगाएं। अभी तो बिजली पहुंच गई है वहां, सड़कें पहुंच गई हैं, तो अब हर किसी को शहर में बुलाने की क्या जरूरत है। कुछ चीजें आप गांव की तरफ भी ले जाइए, दूसरा इकोनॉमिक मॉडल भी तो हो सकता है ना। चलिए, आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े। दोस्तों, आज तक के लिए यहीं तक। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया। जब तक के लिए दीजिए इजाजत।